आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तम की है, जो मेरे मामा का लड़का है। उत्तम ने ये घटना मुझे उस वक्त बताई थी जब मैं मामा के बेटे की शादी में मिला था। कुछ दिनों पहले उसके भाई की शादी थी, तो उसी शादी के दौरान उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी और मुलाकात के दौरान उसने मुझे इस घटना का जिक्र किया था। तो आज मैं आप सभी के सामने उत्तम की कहानी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो मैं उसी के शब्दों के आधार पर आपको सुनाऊंगा। तो आइए जानते हैं उत्तम के साथ घटी हुई एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर हर कोई डर के मारे थर थर कांप जाए। शादी का माहौल था, तो उस वक्त मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया हुआ था और इसी बीच मेरी मुलाकात हुई थी मेरे एक दोस्त अजीत से। जब मैं अजीत से मिला तो अजीत ने कहा, अरे भाई उत्तम, आजकल कहाँ रहता है, तुझे देखा नहीं है। बस उसने कहा ही था कि मैं उससे सामने से बोला, अरे भाई मैं आजकल शहर में रहता हूँ और वहीं पर रहकर पढ़ाई करता हूँ। इतना सुनने के बाद हमारी बात खत्म हुई ही थी कि तभी एक बंदा बोल पड़ा, अरे यार तुम लोगों को पता है रात को यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होता, कहते कि रात में यहाँ आत्माएं भटकती हैं। और ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हंसने लगा और उसके बाद अपने दोस्तों से कहा, अरे भाई साहब ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, बस लोगों का अंधविश्वास है। कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास वाली बात भी मेरे सर और मेरे टीचर ने भी मेरे अंदर भर दी थी, जिस वजह से मैं इन चीज़ों को गाता रहता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ज़िंदगी आखिर कब सबक सिखा दे। उसके बाद मैंने इन सब बातों को वहीं पर नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद वापस से अपने काम में लग गया। दरअसल उन दिनों मेरे पापा के ननिहाल में एक शादी थी, तो मैं वहीं पर गया हुआ था और उनसे हमारी कुछ अच्छी बनती थी, तो उनके साथ काम में लग जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऊपर से मैं 2 दिन पहले ही वहाँ चला गया था, क्योंकि उनका गांव हमारे शहर के बेहद करीब पड़ता है, तो मैं आवाजाही करता रहता था। फिर उसके बाद वो सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ निकलने लगे। फिर इसी बीच मेरी मुलाकात रोशन नाम के एक लड़के से हुई और फिर मैं उस लड़के से बातचीत करने लगा। तो उस लड़के ने बताया कि हमारे गांव में भूत प्रेत ऐसी चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही खौफ है, लेकिन उस वक्त मुझे इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं था। तो मैंने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, देखो भाई, भूत प्रेत जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है, और अगर आपको कहीं भी भूत मिलता है तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको छुड़वाने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने पर तुला हुआ हूँ। उस वक्त तो मैं इन सब बातों को बस मजाक के तौर पर ले रहा था और उन सभी को ये सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती, बस ये लोगों का अंधविश्वास होता है। जो पुराने लोग होते हैं वो इन चीज़ों का बखेरा कर देते हैं, जिस वजह से आज भी इन चीज़ों के प्रति अंधविश्वास फैला हुआ है। फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं और मेरा दोस्त निखिल, हम दोनों काम में लग गए थे। और उस रात मुझे सुमेश काका ने घर पर ही नहीं जाने दिया। सुमेश काका जो मेरे पापा के नाना वगैरह में से कुछ थे, जिन्हें मैं सिर्फ काका के नाम से पुकारता था। मैं उनके पास थमा हुआ था, तो वो मुझे लगातार काम बताए जा रहे थे और मैं उन सभी टेंट वालों के पीछे पीछे काम में लगा हुआ था। मुझे पता नहीं चला कब टाइम बीत गया और रात के 12 बजने को आए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए। जब मैं वहाँ से निकलने वाला था तब सुमेश काका ने मुझे रोकते हुए कहा, देखो आज रात को जाना ठीक नहीं होगा, तो तुम एक काम करो, शादी के 2 दिन तक यहीं पर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। वैसे भी शहर की दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो सुबह चले जाना। लेकिन उस वक्त मैं अपने सुमेश काका की बात को सुनने के मूड में नहीं था। तभी मैंने काका को कहा, अरे नहीं नहीं काका, वो क्या है कि कल हमारे एक पेपर है ना, और अगर हम एब्सेंट रहे तो सर हम दोनों को भला बुरा कहेंगे, इससे अच्छा है हम आज रात को ही निकल जाते हैं। उस वक्त सुमेश काका ने मुझे रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं रुकने को तैयार ही नहीं था। मुझे तो अपनी मौत को अपने सामने जो देखना था। लेकिन कुछ देर के बाद सुमेश काका ने मुझे अपनी बात मनाने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया चलने लगा। तभी मैंने सोचा कि अब मैं सुमेश काका को बोल देता हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके सोते में यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जितनी मैं लेट करूँगा उतनी भयानक मुझे सज़ा मिलेगी। फिर उसके बाद मैं और सुमेश काका, साथ ही मेरा दोस्त निखिल भी, हम तीनों उनके कमरे के अंदर चले गए और आराम करने लगे। उस वक्त मैंने निखिल को बता दिया था कि हम चलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें सुबह तक पहुंचना ही होगा।
क्योंकि कल हमारा एक पेपर है जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी और मैं नहीं चाहता था कि वो पेपर मेरे हाथ से छूट जाए। मुझे किसी भी तरह से उस पेपर को पास करना था, इसलिए मैं किसी भी हालत में उस पेपर को देना चाहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और उसके बाद पता ही नहीं चला कि सुमेश काका की नींद कब लग गई। जैसे उन्हें नींद आने लगी तो मैंने अपने दोस्त निखिल को उठाया और फिर हम दोनों बाइक पर सवार हो गए। जैसे ही हम बाइक पर बैठे तो हमें अपने आजू बाजू में कोई घूमता हुआ नजर आया। पहले तो उसकी शक्ल मुझे ठीक से नजर ही नहीं आई, लेकिन उसके बाद कोई मेरे बगल में आकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि यह उन्हीं में से एक आदमी था जो टेंट लगाने का काम कर रहा था। जैसे वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो उस आदमी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, आज रात को जाना ठीक नहीं होगा। अगर आप मेरी बात मानो तो आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना। लेकिन उस समय मैं किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं था, तो मैं उस आदमी से बोला, अरे भैया आप चिंता मत करो, बस 15 से 20 मिनट का ही तो रास्ता है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। और ये कहकर मैंने बाइक को स्टार्ट कर लिया और उसके बाद मैं तुरंत ही वहाँ से निकलने वाला था कि फिर एक बार उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप उस कच्ची वाली सड़क से तो बिल्कुल भी मत जाना। आप एक काम करो, आप बिंदास होकर हाईवे से चले जाओ। हाईवे से जाने पर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप बड़े आराम से चले जाओगे। उस वक्त मैं उस आदमी की बात को मानते हुए बोला, ठीक है, अगर आप इतनी ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने बाइक को स्टार्ट किया और हाईवे की तरफ निकल पड़े। लेकिन फिर जैसे हम दोनों उस हाईवे पर पहुंचे तो हमें पता चला कि हम दोनों तो हाईवे के रास्ते को जानते ही नहीं हैं। फिर हाईवे के रास्ते से कैसे जाएंगे? मैंने अपने दोस्त निखिल से कहा, अरे यार एक काम कर, फ़ोन में मैप लगा ले। लेकिन जब हमने मैप लगाने की कोशिश की तो वहाँ नेटवर्क इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि हम चाहकर भी अपने फ़ोन में नेट को चला नहीं पा रहे थे। पूरे तरीके से ख़राब चलने वाले इस नेट की वजह से अब हमें और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त निखिल से कहा, एक काम करते हैं, इस रास्ते को छोड़ देते हैं और हम दोनों उसी कच्चे रास्ते से चलते हैं जिससे हम यहाँ पर आए थे। मैंने अपने दोस्त को ये बोलकर बाइक मोड़ने का इशारा किया और फिर उसने तुरंत ही बाइक को घुमा लिया और फिर हम दोनों उस रास्ते की तरफ निकल पड़े जिस रास्ते से हम यहाँ पर पहुँचे थे। फिर उसके बाद उन घनी झाड़ियों के बीच से गुजरने वाले उस रास्ते के अंदर उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई हमारी बाइक आगे की तरफ बढ़ रही थी। करीबन 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ही मेरे कान में एक आवाज़ आई। आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस आवाज़ ने मुझे अपनी गर्दन घुमाने पर मजबूर कर दिया। फिर जैसे मैंने अपनी गर्दन को घुमाकर इस आवाज़ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ पर एक सरकटा हुआ आदमी नजर आ रहा था। दोस्तों उस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। बाइक के पीछे बैठकर ज़्यादा बोलने वाला आज मैं एकदम खामोश हो गया था। तभी मेरे दोस्त ने कहा, अबे क्या हुआ, तुझे सांप सूंघ गया क्या, बोल क्यों नहीं रहा है? इसी बीच मैंने उसके कंधे पर हाथ लगाते हुए उसे अपनी बाईं तरफ देखने का इशारा किया। जैसे उसने अपने बाईं तरफ देखा तो वो मेरे ऊपर भड़कते बोला, क्या हुआ बे, वहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसने जैसे इतना कहा तो मैंने एक बार फिर उसकी तरफ पलट कर देखा तो अब तो मुझे भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उसके साथ ही पूरे शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ रही थी। मैंने उसके कान में कहा, भाई यहाँ से बाइक को जल्दी भगा, यहाँ पर हमारा ठहरना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इतना कहते वो एकदम से पीछे पलटकर देखने लगा। फिर उसने बाइक को एकदम से साइड में लगा दिया और फिर एक बार के लिए मुझे पीछे देखने लगा। उसने कहा, अरे भाई तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तू तो भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? तो फिर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मैंने अभी सड़क के किनारे एक सरकटे भूत को देखा है जिसकी दशा देखने से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था यार। इतना कहते ही वो मेरे ऊपर हंसते हुए बोला, अबे डरपोक, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। इतना कहने के बाद एक बार फिर उसने बाइक को स्टार्ट किया, लेकिन इस बार बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी बाइक टस से मस नहीं हुई और तो और अब बाइक के इंजन ने करंट लेना तक छोड़ दिया था। मैं समझ गया था कि ये सब माया उसी बुरी शक्ति का खेल है और अब हम दोनों बुरी तरह से यहाँ पर फंसने वाले हैं। तभी हमें पीछे से किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया और उस हॉर्न को सुनते ही हमने एकदम से पीछे पलट कर देखा। उसके बाद जैसे हम दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो हमने देखा कि वहाँ पर एक ट्रक बहुत तेज स्पीड में आ रही थी और उस ट्रक के सामने एक महिला खड़ी नजर आ रही थी। उस महिला को देखते ही ऐसा लग रहा था कि अब ये ट्रक इस महिला को कुचलने वाला है।
फिर कुछ देर के बाद ऐसा ही हुआ। बहुत तेज स्पीड में आने वाली उस ट्रक ने उस महिला को एकदम से कुचल दिया और उस महिला के नीचे गिरते ही एक तेज चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। फिर मेरे दोस्त निखिल ने जल्दी से उस महिला के पास जाने को कहा। हम दोनों तुरंत ही भागने लगे और भागते उस महिला के एकदम पास पहुंचे तो हमने देखा कि अब उस महिला की सांसें एकदम से अटकने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो महिला मरने वाली है। तभी वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर वो ट्रक एकदम से ही थम गई। उस ट्रक के अचानक वहां रुकते ही मैं जल्दी से भागता हुआ ट्रक के पास पहुंचा और मेरे साथ साथ मेरे दोस्त निखिल भी उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचा और हम दोनों उस ट्रक ड्राइवर के पास आकर उसे गाली गलौज करने लगे क्योंकि उसने एक टक्कर मार दी थी और हमारा गुस्सा इतना ज़्यादा फूट पड़ा था कि वो हमारे सामने कुछ बोलने को भी तैयार नहीं था। वो चुपचाप मौन खड़ा रहा। कुछ देर के बाद ही हमने उसे इतना ज़्यादा धमकाया कि उसे थक हार कर बोलना ही पड़ा। फिर वो दबी हुई आवाज़ में बोला, तुम जानते हो तुम लोगों ने किसके पास जाने की हिमाकत की है? जैसे उसने इतना कहा तो हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, एक बार जरा अपने पीछे तो देखो, तुम्हें सारा का सारा माजरा समझ में आ जाएगा। उसके कहे मुताबिक जब हम दोनों ने अपने पीछे पलट कर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि अब हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और जिस स्त्री को एक जोरदार टक्कर लगी थी अब वो भी वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। थोड़ी देर पहले तो मैंने किसी को बहुत ही बुरी तरीके से कुचलते हुए देखा था, फिर अचानक ही वो महिला यहाँ से कहाँ गायब हो गई। यही सोचकर मेरा माथा अब बार बार खराब होता जा रहा था। तभी मेरे कान में एक हल्की सी आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मेरे पूरे शरीर के अंदर से थरथराहट होने लगी। दरअसल मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे किसी महिला की आवाज़ थी। जैसे ही हम दोनों ने अपने पीछे की तरफ देखा तो हमने पाया कि हमें वहाँ पर एक सर कटा हुआ आदमी और उसके साथ ही वो महिला नजर आ रही थी जिसे एक भयंकर टक्कर लगी थी। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं समझ गया था कि ये दोनों शैतान हैं और इनका उद्देश्य केवल और केवल हमें मौत के घाट उतारने का है। उस समय मैंने अपने दोस्त निखिल को तुरंत ही वहाँ से भागने को कहा और उस ट्रक ड्राइवर ने हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अनुभव महसूस कर चुका था तो उसे हमसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सब कुछ मालूम था। लेकिन उसके बाद मैंने भी सोचा कि चलो इस ड्राइवर के पीछे पीछे चलते हैं और उसके बाद मैं उसकी ट्रक में जाकर बैठ गया। ट्रक में बैठते उस आदमी ने कहा, देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना है। उसके तुरंत बाद ही मैंने वैसा ही किया और मैं जाकर उस ट्रक में बैठ गया और ट्रक में सवार होने के बाद अब वक्त हो चला था उस ट्रक का वहाँ से निकलने का। मैंने काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से गुहार लगाई कि इस हाईवे पर अकेला होने के कारण मेरी बाइक को खतरा हो सकता है, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का गियर डाल दिया। फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, देखो अभी जो होने वाला है वो हम सभी के समझ से बाहर होगा, लेकिन तुम दोनों को धैर्य बनाकर चुपचाप अंदर बैठना है। ट्रक अभी ऐसे भयानक रास्ते से गुजरेगी जिसे देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डरावना हो सकता है, तो अपनी स्थिरता को बनाए रखना और भूलकर भी जोर से मत चिल्लाना। अगर तुम लोगों ने चिल्लाने की कोशिश की तो बहुत ही भयानक हो सकता है। पता नहीं क्यों लेकिन उस आदमी की गई एक एक बात के अंदर मुझे सच्चाई महसूस हो रही थी। फिर उसने ट्रक स्टार्ट की और वो ट्रक को भगाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद हमें सड़क के बीचों बीच में एक औरतों का झुंड नजर आने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो सभी महिला ट्रक को रोकने की खातिर वहाँ पर खड़ी हैं। उन सभी औरतों को देखकर मुझे काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था। तभी उनमें से एक महिला अचानक ही हवा में उड़ने लगी और उसे इस तरह हवा में उड़ते हुए देखकर मेरे सीने में बहुत जोर की घबराहट होने लगी थी। डर के हमारे पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसने कहा, अगर इस खौफनाक दृश्य से खुद को बचाना चाहते हो तो अपनी आंखों को बंद कर लो और आगे जो होने वाला है उसे बिल्कुल भी मत देखना। एक तरफ मेरे दोस्त ने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ दे लिए थे तो दूसरी तरफ मैं आज़ाद इंसान की तरह उन सभी चीज़ों को देख रहा था। जब उस ड्राइवर ने मुझे इस तरीके के करतूत करते देखा तो उसने कहा, अगर अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते तो अपनी आंखों को बंद कर लो। लेकिन उसके इतना कहने के बावजूद भी मैं उससे ज़ोर से बोलते हुए कहने लगा कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, चाहे तुम मुझे भूत प्रेत के हवाले क्यों ना कर दो। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शायद वो मेरी हिम्मत को देखकर खुश हो रहा था। अभी भी ट्रक तेज स्पीड के साथ सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरी सांसें अटकने लगी। दरअसल उस ड्राइवर की छाती पर
किसी ने जोर से मारा और कांच का एक टुकड़ा उसके मुंह के अंदर धंस गया और उसकी जीभ के अंदर भी एक कांच का टुकड़ा फंस गया था, जिस वजह से उसके मुंह के अंदर से खून बाहर निकला। यह देखकर मैं तो पूरा डर से थर-थर कांप रहा था। उस वक्त एक बार फिर उस ड्राइवर ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे अब तो आंखें बंद कर ले, वरना मुझे भी मरवा देगा तू। इतना सुनते ही मैंने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ दे लिए और अब जो होने वाला था वो अंधेरे में ही होने वाला था, क्योंकि अब उन चीज़ों को मैं देख पाने में सक्षम नहीं था। उसके बाद वो ट्रक मुझे तेज स्पीड के चलने का एहसास तो हो रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ट्रक के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में खटकने लगी थी वो ये थी कि ये ड्राइवर बोल क्यों पा रहा है, क्योंकि इसकी जुबान के अंदर तो कांच फंस गया था, फिर ये बोल कैसे सकता है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी आंखों के सामने से अपने हाथ को हटाया तो मैंने देखा कि ट्रक ड्राइवर लहूलुहान था और वो अभी भी ड्राइव कर रहा था। जैसे मैंने उसकी तरफ देखा तो एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को जिंदा निकाल दूंगा और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी का मैं एहसान कैसे चुकाऊं, क्योंकि हम तो उसके कुछ लगते भी नहीं थे या फिर हम तो उसके किसी रिलेशन में भी नहीं थे जो वो हमारी जान बचा सके। लेकिन इसके बाद भी हमारे लिए उसने पूरी जान झोंक दी। वो उसकी एक इंसानियत का काम था। किसी तरह ट्रक स्पीड से चलती रही और फिर जब मेरी नज़र ट्रक के साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि चुड़ैल की एक टोली ट्रक के पिछले हिस्से में सवार हो चुकी थी और उसके बाद मैंने तुरंत ही ट्रक की विंडो को ऑफ कर दिया। ट्रक अभी भी बहुत तेज स्पीड से चल रही थी। फिर उस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक भगवान बालाजी का मंदिर नजर आएगा। मंदिर के अंदर पहुँचते ही वहाँ का साधु हमारे ऊपर झाड़ फूंक करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ये जानता है कि इस रास्ते से इस मंदिर के अंदर इतनी रात को वही बंदा आएगा जो मुसीबत में होगा या फिर जिसके पीछे हैवानों की कोई टोली लगी होगी। मैं समझ गया था कि मुझे अब क्या करना है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त निखिल को उसको अपनी आंखें ढके रहने को कहा, क्योंकि अगर वो ये सब नज़ारा देखता तो अब तक चीख चीख कर सभी जगह शोर शराबा कर देता कि हमारे ट्रक के अंदर कोई चुड़ैल वगैरह घुस गए हैं। उसके बाद मैंने किसी तरह उसे तो शांत बैठाए रखा, लेकिन मेरे दिल के अंदर अब एक अजीब सा डर बैठ गया था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब जो हुआ था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना पल था जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा पूरा का पूरा जबड़ा खून से भीग गया था। दरअसल कुछ देर के बाद जब ट्रक काफ़ी तेज स्पीड में जा रही थी तब ट्रक के सामने से तेज हवा आने लगी और इस हवा के कारण हम आगे का नज़ारा देख नहीं पा रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ड्राइवर की आंख में मिट्टी पड़ने लगी थी, जिस वजह से ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड को एकदम लो कर दिया। शायद वो पहले से ये जानता था कि ट्रक के सामने बस कुछ दूरी पर अब क्या आने वाला है। और उसके बाद जैसे ट्रक एक जगह पर जाकर रुकी तो उसके आजू बाजू में अचानक ही काफ़ी सारे लोग आ गए। मुझे पता था कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं आ सकता, ये सभी ज़रूर किसी भूत प्रेत का रूप है, इसलिए हमें भूल कर भी नीचे नहीं उतरना चाहिए। मेरी समझदारी को देखकर वो ट्रक ड्राइवर भी काफ़ी खुश था, क्योंकि वो जानता था कि मैं जब तक ट्रक के अंदर मौजूद हूँ तब तक मैं कोई भी गलती नहीं होने दूंगा। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान पूरी तरीके से खतरे में फंस गई है। अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो अब ट्रक से उतरकर भागना होगा। और ये सुनते ही मैं एक सेकंड के लिए उस ड्राइवर की तरफ देखने लगा, क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर से भागना इतना आसान भी कहाँ होता है। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि अभी ये काली शक्तियाँ हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई हैं और अब धीरे धीरे इन काली शक्तियों के कब्जे से बचकर निकलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर हो जाएंगी। रात के 1 बजे के बाद इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा सकते। फिर उस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे बालाजी भगवान का मंदिर है। अगर किसी तरह हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमारी जान बच सकती है, वरना हम सभी मौत के घाट उतर जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने ये सारी बातें निखिल को बताई तो निखिल भी मेरे साथ भागने को तैयार हो गया, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर उसके बाद मैं और निखिल हम दोनों तेज गति से ट्रक से नीचे उतर गए और उसके बाद हमने आओ देखा न ताव और सरपट वहाँ से दौड़ने लगे। हमारे साथ साथ वो ड्राइवर भी वहाँ से भागने लगा। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और अब हम सड़क को क्रॉस करते हुए लगातार भाग रहे थे।
उसके बाद हम किसी तरह अपनी जान को बचाकर मंदिर के पास पहुंच गए और जब अपने पीछे पलट कर देखा तो हमने पाया कि चुड़ैलों का वो दल अभी भी हमारे पीछे भाग रहा था और उसके बाद हमने एक कदम भी नहीं रोका और हम सीधे उस मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचते उस पुजारी बाबा ने हमारे ऊपर झाड़ फूक करना शुरू कर दिया था। दोस्तों अंत में जाकर हमारी जीत तो हुई, लेकिन उस दिन की घटना के बाद मुझे अपनी बाइक कहीं पर भी नहीं मिली। शायद उस बाइक को भी किसी ने उठा लिया था, लेकिन मुझे खुशी तो इस बात की थी कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों जिंदा बच गए। खैर अब तो वो रास्ता भी बंद हो चुका है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।